दीदी नारायण 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 नारायण। दीदी, अब अनाउंसमेंट है आज के प्रोग्राम का, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जीना इसी का नाम है। ये प्रोग्राम दीदी एनआरएसपी के बैनर तले हमारी सीनियर साधिकाओं द्वारा कराया जा रहा है, और वो जो लोग हैं वो खुद अपने आप में दीदी जीना इसी का नाम का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस प्रोग्राम को जिसने संरचना की है, श्रीमती शिल्पा जी रुंगटा। शिल्पा जी रुंगटा हमारे रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, और हमेशा सकारात्मकता की राह पर चलकर बहुत सारे कार्य करती रहती हैं। और इस प्रोग्राम की संकल्पना भी दीदी उनकी ही दिमाग की सोच है, और उन्होंने बहुत सोच समझकर इस प्रोग्राम को ये किया है। और कहना चाहूंगी दीदी, इतनी छोटी सी उम्र में दीदी उन्होंने कई मुकाम हासिल किए हैं, और जिसमें से एनआरएसपी की साधिका बनना और लोगों के जीवन को संवारना सबसे ऊपर आता है। इसके बाद दीदी इस कार्यक्रम की दूसरी होस्ट श्रीमती प्रमिला जी गोयनका को आमंत्रित करना चाहूंगी। दीदी वो हमारे एनआरएसपी के सुख शांति समृद्धि वर्ली ग्रुप की संचालिका हैं। दीदी जितना उनका चेहरा खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उनका दिल है। दीदी हमेशा सबको साथ लेके चलना, हमेशा दूसरों के भलाई के बारे में सोचना, हमेशा हर वो कार्य करना जिससे कि लोगों का भला हो सके। और दीदी अब इन सब के इंट्रोडक्शन के बाद प्रॉपरली हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हमारे आज के गेस्ट जो हैं, एक आईएएस ऑफिसर श्री असीम जी गुप्ता। असीम जी गुप्ता इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में है। नारायण नारायण सर, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। अब मैं शिल्पा जी से कहूंगी कि वो विधिवत असीम जी का स्वागत करें। नारायण नारायण। थैंक यू संध्या दीदी। नारायण नारायण दीदी। नारायण नारायण। असीम जी वेलकम। आभार, अभिनंदन मिस्टर असीम कुमार जी गुप्ता और हमारी प्यारी राज दीदी का, और सभी दर्शकों का जो जूम और यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। जीना इसी का नाम है। इस सीरीज के पहले एपिसोड करमवीर में आप सबका स्वागत है। दीदी, असीम जी और सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों पर देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। आगाज शो का असीम जी के फेवरेट सॉन्ग से। असीम जी, आई होप उतना सुरीला नहीं था। नहीं, पर मुझे भाभी पता होता आप इतना अच्छा गाती हैं तो मैं शायद आपको बहुत दिनों पहले बता दिया होता कि मेरा फेवरेट गाना। गाने के बोल को वह अपने जीवन कार्यों से सार्थक कर रहे हैं। असीम जी का परिचय देना मतलब सूरज को रोशनी दिखाना है। श्री असीम कुमार गुप्ता जी वर्तमान में प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री असीम गुप्ता जी 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा में सांगली के आईएएस अधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं देनी शुरू की है, और महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने सांगली, मीरज, कुपवाड़, नागपुर, औरंगाबाद, पिंपरी, चिंचवाड़ और ठाणे म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ बृहन मुंबई, SRA CEO, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी एंड लेबर डिपार्टमेंट का पदभार निपुणता के साथ संभाला है। असीम जी गोंदिया, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा हिंदी मीडियम से की है, वो भी एक म्युनिसिपल स्कूल से। सही मार्गदर्शन
और सुविधाओं के अभाव के बावजूद अपने हार्ड वर्क और अपनी आत्मविश्वास से वो गोंदिया के पहले स्टूडेंट थे जिसे आईआईटी में एडमिशन मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक, आईआईटी दिल्ली से एमटेक और यूपीएससी की शिक्षा प्राप्त की है और गोंदिया जैसे छोटे शहर के पहले आईएएस अधिकारी बने। असीम जी ने अपनी पूर्ण शिक्षा 12वीं तक हिंदी मीडियम में प्राप्त की। उन दिनों इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का प्रचलन नहीं था और जब वो आईआईटी खड़गपुर पहुंचे तो उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बट इन्होंने तो एक ही मूल मंत्र अपनाया, पढ़ते जाइए, सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। और इसी मूल मंत्र को अपनाकर आज वो बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं and excellent and high vocabulary in English. I would say he is a good learner, writer. मैं जितना बोल दूं उतना कम है उनके लिए। असीम जी एक सरल, हंसमुख, विनम्र, सकारात्मक, मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाले अधिकारी हैं। And he is a visionary. वो अपने पूरे सिस्टम में he is very famous for his quick decisions. असीम जी बहुत ही शिक्षित परिवार से हैं। उनके पिता एक आई सर्जन हैं और उनकी बीवी लीना गुप्ता उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलती है एंड शी इज अ डॉक्टर एंड अ डायबिटोलॉजिस्ट और पूरी कुशलता के साथ मुंबई में मीशा डायग्नोस्टिक सेंटर चलाती हैं। उनके 2 संतान हैं, मीठी गुप्ता और शौर्य गुप्ता, दोनों ही इनके कर्णधार हैं। इनके द्वारा कई अभियान चलाए गए जो काफी प्रशंसनीय हैं। जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र फॉर एनर्जी थे, उन्होंने बिजली विभाग में सबसे बड़ी उपलब्धि की स्वचालित मीटर सेट करना, जहां बीच में होने वाली धांधली को खत्म करके पारदर्शी व्यवस्था बना दी गई। जितना उपभोक्ता उपयोग करता है उतना ही भुगतान करता है। अस्मिता योजना स्त्री स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्र में किया गया उनका दूरदर्शी कार्य महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए, बाय द वुमेन एंड फॉर द वुमेन। सैनिटरी नैपकिन 5 रुपए की कम से कम दर पे उन महिलाओं को प्राप्त करवाई गई। यह सैनिटरी नैपकिन महाराष्ट्र की ग्रामीण अशिक्षित औरतों के लिए वरदान से कम नहीं था एंड उनकी हाइजीन के लिए इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। असीम जी ने टेक्नोलॉजी एट इट्स बेस्ट यूज की है एंड ही बिलीव्स इन वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट। इस पॉलिसी में बिलीव करने वाले असीम जी ने आम लोगों की भलाई और जनहित के कार्य में अपने प्रत्यक्ष उदाहरण हर क्षेत्र में दिए हैं। जिला परिषद स्कूल्स में शिक्षकों की भर्ती से खत्म हुआ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड करप्शन। एसआरए चीफ के रूप में उन्होंने झोपड़ों का ऑनलाइन पंजीकरण और क्यूआर कोड सिस्टम लाकर वहां व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया है और साफ सुथरा और पारदर्शी सरकारी तंत्र बना के उन्होंने अद्भुत प्रयास किया है जो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे महान पर्सनालिटी के बारे में मैं क्या कहूँ। अब आप उनकी कहानी उनकी ही जुबानी सुनिए। वेलकम असीम जी हमारे नारायण भवन में। आपका कोटि कोटि धन्यवाद हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए और पूरे एनआरएसपी परिवार की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। दीदी धन्यवाद भाभी। ये स्वागत है असीम जी, आपका स्वागत है। नारायण नारायण, स्वागत। नारायण नारायण। नारायण नारायण असीम जी, ऐसे तो दीदी के बारे में सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपके प्रेजेंस में हमारी साधिका प्रमिला जी दीदी के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। नारायण नारायण दीदी। नारायण नारायण। नारायण नारायण असीम जी। नारायण नारायण। आदरणीय असीम जी और राज दीदी, आप दोनों का स्वागत और धन्यवाद। जीना इसी का नाम है कि पहले एपिसोड करमवीर में मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं की ओर से आप दोनों का आभार व्यक्त करती हूँ। आप दोनों का जीवन
हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है और आप दोनों ने अपनी कड़ी मेहनत, निस्वार्थ सेवा और डेडिकेशन से लोगों का जीवन संवारा है। कुछ शब्द असीम जी, मैं हमारी रिस्पेक्टेड राज दीदी, नारायण रेकी सत्संग परिवार की फाउंडर के लिए आपको बताना चाहूंगी। राज दीदी रेकी ग्रैंड मास्टर, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड एक्सीलेंट काउंसलर है। मोर देन 26 इयर्स हो गए हैं इस संस्था को। राज दीदी इतने सालों से निरंतर सेवाएं दे रही है, हमें जागृत कर सत्यों की ओर ले जा रही है। इस NRSP परिवार का मिशन हर इंसान तन, मन, धन व संबंधों से स्वस्थ हो, हर घर में सुख, शांति, समृद्धि हो और हर व्यक्ति उन्नति, प्रगति, सफलता प्राप्त करे। और इसके लिए राज दीदी ने अपनी खुद की टेक्निक डेवलप की है, नारायण रेकी एंड वरदान रेकी, और लाखों लोगों का जीवन सकारात्मकता की ओर परिवर्तित हुआ है और हो रहा है। दीदी is an excellent motivational speaker too. And NRSP संस्था फ्री ऑफ चार्ज दीदी के सेशंस कंडक्ट करती है। दीदी स्टॉक यूट्यूब पर है, कुछ के नाम नारायण सर्कल ऑफ लाइफ, खुशियों का खजाना, सत्युग का सफर, यूं करे भाग्य का निर्माण और लक्ष्य प्राप्ति मंत्र। अपने समाज कल्याण के कार्य के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें से प्रमुख है मेयर्स अवार्ड, नारी रत्न, समाज रत्न अवार्ड, कल्पना चावला अवार्ड, राजस्थानी शिरोमणि अवार्ड और नारी एंटरप्रेन्योर अवार्ड। मैं आप सभी को राज दीदी की निस्वार्थ सेवा के बारे में थोड़ा और बताना चाहूंगी। राज दीदी रोज नियमित रूप से सुबह 4:30 बजे ब्रह्म बेला में नारायण भवन में हमें प्रार्थनाएं करवा रही हैं। दीदी आपका हंसता चेहरा, वाणी में नम्रता के साथ प्रार्थनाओं की शुरुआत और चेहरे पर स्माइल के साथ कहना कि नारायण हमसे पूछ रहा है कि आप सेवा देना चाहते हैं या सेवा लेना, चुन लीजिए सेवा करना, आभार के भाव से भरे रहना और सेवा देना। तहे दिल से धन्यवाद दीदी, सरल शब्दों में इतनी पावरफुल प्रार्थनाओं के लिए। दीदी नारायण की हम पर विशेष और असीम कृपा बरस रही है, ऊर्जा बरस रही है। इस नारायण भवन की आपके सानिध्य में चल रहे अलौकिक, अद्भुत, अद्वितीय, अनवरत राम राम जाप। दीदी इतनी सुंदर नारायण भवन की व्यवस्था हुई है लॉकडाउन के समय में। सच में दीदी नारायण भवन इज ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज फॉर ऑल ऑफ अस। दीदी आपका व्यक्तित्व एवं नारायण भवन में आपका हर व्यक्ति से अपनत्व और आपकी सशक्त डिवाइन चुंबकीय ऑरा ही है कि आज इतनी बड़ी तादाद में लोग ऑनलाइन जुड़ते ही जा रहे हैं। ऐसी निस्वार्थ सेवा का दीदी क्या कहना, आपकी निष्काम सेवा अवर्णीय है दीदी, अवर्णीय है। थैंक यू दीदी, थैंक यू नारायण। और इस महायज्ञ से जुड़े हर व्यक्ति को हम नमन करते हैं दीदी, नमन करते हैं। रिस्पेक्टेड श्री असीम जी गुप्ता और राज दीदी, आपको देखकर सुनकर इस गीत की 2 पंक्तियां एवं खूबसूरत बोल आपको समर्पित है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन
जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। बहुत खूब। नारायण नारायण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू प्रमिला जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी थैंक यू, आपको धन्यवाद है, धन्यवाद है। प्रमिला दी के इतने खूबसूरत गाने के बाद कि कैसे उनके मन से ये खूबसूरत गाने निकले, उसकी एक झलक देखना बहुत आवश्यक है। तो अब हम दिखाएंगे हमारे आज के 2 कर्मवीर श्री असीम जी गुप्ता और एनआरएसपी और राज दीदी के ऊपर 2 फिल्में, छोटी छोटी सी 2 फिल्में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नारायण 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 नारायण। एक बार आप सभी का वापस से पुनः स्वागत। असीम जी आपका बहुत सारा स्वागत, दीदी आपका बहुत स्वागत, और अब मैं शिल्पा जी आपका स्वागत, प्रमिला दी आपका स्वागत। अब मैं शिल्पा दी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस प्रोग्राम को की कड़ियों को आगे ले जाएं और आज की बातचीत शुरुआत करें। नारायण नारायण। दीदी और असीम जी, you both are wonderful, inspirational and amazing. एक सफल और सार्थक जीवन जीकर ही हम अपने मानव होने का धर्म निभा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। I will be an IAS one day, I know it. Great dreams of great dreamers are transcended. IAS exam is the most premier exam of our country, and it is the highest post bureaucratic post in India. हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस भाव से कि वो दिन मैं लेकर आऊंगा जब हर जगह मैं ही छा जाऊंगा, हर जगह मेरा जिक्र होगा जब मैं यूपीएससी में
AIR-1 लेकर आऊंगा। असीम जी, गोंदिया के स्मॉल टाउन एस्पायरिंग स्टूडेंट को IAS बनने का ख्याल कैसे आया? आपकी IAS ऑफिसर और इतने एस्टीम पोस्ट की जर्नी में आपकी उपलब्धियां, आपके माइलस्टोन्स, आपके प्रेरणा सूत्र के बारे में हमें बताएं। Thanks, Shifa. One thing before I start answering this question, Sure. 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा। पहला तो ये मेरा सौभाग्य है कि राजीव जी के साथ मैं इस प्रोग्राम में हूँ। दूसरा, मैं जानता हूँ कि जब मेरे को कोरोना हुआ था, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तब आप लोगों की प्रेयर्स बहुत थी मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं तो आराम से सो रहा था, लेकिन जब मेरी फैमिली जब इसमें मतलब इट वाज अ बैड टाइम फॉर आवर फैमिली दैट टाइम। उस समय पूरा परिवार जो साथ में रहा और जो कवच आपने दिया, जो आप लोगों ने किया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितना बोलूं कम है, पर आई वांटेड फ्रैंकली टू टेल यू पीपल फर्स्ट हैंड, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई गॉट इट, सो थैंक्स फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग एंड लेट प्लीज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु नीड इट, सो लेट्स कंटिन्यू दिस। जो आप लोग कर रहे हैं वो हम गवर्नमेंट में रह के जितना भी करें उतना उस हद तक नहीं कर पाते। आपका एक so thanks for that. I will not repeat myself. Thanks, sincere thanks for that. तीसरी चीज है कि just coming back to your question, देखिए क्योंकि I guess there are a lot of people who are listening to me who are prospective, like they want to go for IAS officers exam and they want to become one. So I wanted to be an IAS officer, but of course nobody knows that you would become one or not because there are a lot of things. Not everything is under your control. So I will simply say I wanted it and I tried for it. And touchwood, I had a good group with my friends and like I required hard work, but I didn't know it. I'm telling this specifically because the people who are there, the kids who are aspirants, I want them to know one thing: try the hardest, right? And God willing, you will get it also. However, there are few things which may not be in your control. So if you don't get it, it's not the end of the world. There maybe there are better things in store. The नारायण के मन में आपके लिए शायद उससे कुछ बड़ी चीज और अच्छी चीज हो। पूरी कोशिश कीजिए, कोशिश आपके हाथ में है, लेकिन यदि किसी हालत से नहीं होता है, किसी भी कारण से, राइट, एंड इससे एक नम्रता भी आनी चाहिए कि यदि सपोज आपका हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि मैंने इतनी मेहनत की थी तो मेरा होना ही था। जो मेहनत अपने हाथ में होती है, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता। तो दैट इज द सेकंड थिंग। तीसरी चीज, मैं क्यों बनना चाहता था, तो इसका बड़ा एक अलग सा आंसर है। फ्रैंकली जैसे मेरी जो मम्मी है, मेरी मम्मी ने मेरे पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया है, तो वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं फ्रैंकली। पर जब मुझे पहली बार IIT में मेरा एडमिशन हुआ एंड आई वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम गोंदिया एंड आई वांटेड टू बिकम एन IITian, so I first time I kind of did not hear her and I requested her to let me go to IIT, so I did. After that I had two choices: either after IIT I go abroad or be at India. So my mummy wanted me to be with her, be in India. And then that time I thought ki if I gave IS basically because otherwise I am little academically oriented person. So for me, the option of going abroad and doing my higher studies also was quite an attractive option as a person. But then I thought ki if I had to go to if I go abroad, then maybe I'll not be able to spend so much of time with my parents. So then I decided to stay back, and I can tell you, IAS is one of the best jobs in India, and it is a great combination of satisfaction as well as contribution. So uske liye kiya, और I was lucky that my hard work was rewarded. Very frankly, let me also tell you, there are a lot of people I've seen who worked with me, worked hard with me, studied with me, and they were maybe more deserving, but that day did not belong to them. So I believe that it was a destiny in a sense. So it happened, and I'm grateful to Narayana that it happened. So I just want to tell everybody that never forget one thing: the only thing in your hand is the hard work. Your hard work really creates an opportunity. Without hard work, nothing would happen. But sometimes it just happens because there may be better things in store for you in life. The hard work doesn't get rewarded at that moment, and don't feel depressed. There are better things in your way. Thank you. थैंक यू असीम जी, थैंक यू सो मच। आपके आंसर का तो सार यही था कि ड्रीम बिग,
stay positive, work hard, and enjoy your journey. Yes, enjoy the journey. Frankly, journey is what the life is not made of. मतलब जिंदगी जो आप बोलते हैं ना, जीना इसी का नाम है, तो जीना एक्चुअली एक जर्नी का नाम है। ये सिर्फ पड़ाव पे नहीं गिनती करनी चाहिए कि इस पड़ाव पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे आप। वो पड़ाव में पहुंचने के लिए जो आपने जो जर्नी की, उसको आपने कितना एंजॉय किया, कितना मीनिंगफुल बनाया। परफेक्ट असीम जी। नारायण प्रमिला जी को इनका दीदी। आपका माइक अनम्यूट। नारायण। Thank you, Shilpa. Thank you, Asim ji, for sharing your inspiring journey. दीदी, आपकी सक्सेसफुल सेल्फलेस जर्नी के बारे में इस प्रश्न के द्वारा हम आपसे जानना चाहेंगे। दीदी, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि द बेस्ट वे टू नो योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स। खुद को जानने का सबसे अच्छा रास्ता दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना। और दीदी, आप तो 26 वर्षों से निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा कर रहे हैं। हम सब जानना चाहेंगे दीदी, आपकी सेल्फलेस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और आपको इस जर्नी के प्रेरणा स्रोत के बारे में और कुछ यादगार पल इस यात्रा के दीदी हमें बताएं आप। नारायण। पहले तो जो असीम भाई साहब ने बताया वो मुझे अच्छा इस बात का लगा कि ये अपनी माँ का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कि मेरी माँ चाहती थी मैं इसी देश में रहूं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आगे जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने का भाव, ये जो यात्रा शुरू हुई, और मैं अपने उत्तर बहुत थोड़े थोड़े शब्दों में देना चाहूंगी, इसलिए कि मुझे तो आप लोग रोज सुनते हो, आज बारी है असीम जी की लोगों को सुनने की। हाँ। जैसे यात्रा की आप कहते हैं शुरुआत हुई। हाँ। जब शुरुआत हुई तो पता ही नहीं था कि यात्रा चल रही है, पहली बात। और न तो कोई समर्पण का भाव था और न निस्वार्थ भाव था और न स्वार्थ का भाव था, कोई भाव ही नहीं था। जब ये रेकी सीखी, एक्यूप्रेशर सीखा, ये दो विद्याएं सीखी और जब इनके बारे में जाना कि इन विद्याओं का ये अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी है, इनका किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, आफ्टर इफेक्ट नहीं है ना। आपने प्रेशर पॉइंट जोर से दबा दिया या कम दबा दिया, रेकी में आपने सिंबल गलत ड्रॉ कर दिए तो पेशेंट को जो है किसी तरह का असर होगा, साइड इफेक्ट होगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। शुद्ध और पवित्र विद्या है। जब ये खासियत पता चली तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया कि यदि गलत भी हुआ अपने हाथ से तो पेशेंट एकदम सेफ है। उससे हो सकता है कि हील होने में 5 दिन की जगह 7 दिन लग जाए, उस पर भी गलत इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड थिंग, ये जो एक्यूप्रेशर है, ये तो मुझे उस टाइम लगता था कि मेरे हाथ में जादुई छड़ी आ गई है। किसी का पैर दर्द हो रहा है तो हाथों में प्रेशर पॉइंट दबा रहे हैं और इंस्टेंट पैरों में आराम मिल रहा है, बैक पेन में रिलीफ मिल रहा है। तो करने में एक अजीब सा आनंद आता था। रेकी भी हम देखते थे कि पहले जब बीपी चेक किया तो अलग आता था, रेकी देने के बाद टुवर्ड्स नॉर्मल जा रही है चीजें, तो देख देख कर बड़ी खुशी होती थी और करने में आनंद आता था जब इंस्टेंट रिजल्ट मिलता था। और इस तरह ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और मैं ये कहूंगी कि मैं अकेला ही चला था, कारवां बनता, फिर आप जैसे लोग हमसे जुड़ते गए और आज ये अवस्था। सेकंड, आपने प्रश्न पूछा कि प्रेरणा स्रोत कौन है मेरे। यस। तो मैं कहना चाहूंगी 100%
जिन्होंने हमेशा तन मन धन से मेरा साथ दिया। मैं उन दिनों की बात कर, लगभग इस क्षेत्र में 25-26 साल हो गए। आज 30-32 साल पहले की बात है, जब रेकी एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में बात शुरू की थी। आवाज क्लियर है एकदम? हाँ दीदी। संध्या जी, आवाज क्लियर है क्या? है ना? जी दीदी, जी दीदी, बीच लगभग में थोड़ा सा नेटवर्क पर आवाज क्लियर। 30-32 साल पहले की बात। मैंने बहुत शौक से केक क्लास ज्वाइन की, केक सीखा, उसकी एग्जाम भी दी, उसमें टॉप भी किया। और जो उन दिनों यूट्यूब का तो व्यवस्था थी नहीं ना, क्लासेस बाहर जाके करनी होती थी, कुकिंग क्लासेस। और केक में बहुत इंटरेस्ट था, सीखा। और जिस टीचर से सीखा, बाद में उसने, जब उसको ऑर्डर मिलता तो मुझे घर में बुलवाती और मुझसे बनवाती और सेल करती, और जो भी उसकी व्यवस्था थी वो करती। वो देख देख कर मैं 5-7 दिन तो उसके घर गई, बनाकर आई। मेरे भीतर ये भाव आया कि ये काम तो मुझे भी करना चाहिए, बनाना चाहिए, क्लासेस कंडक्ट करना चाहिए और केक बना बना के सेल करना चाहिए, ताकि एक अच्छी खासी कमाई हो सके। और उन दिनों फाइनेंशियल पोजीशन उतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी। एक सर्टन रकम मोदी जी दिया करते थे मुझे, उसी में तुमको पूरा महीना निकालना है, बचता है पैसा तो सेविंग तुम्हारी है, यदि अतिरिक्त लगता है तो तुम्हारी सेविंग में से निकालो और यूज करो। ये व्यवस्था घर में चलती थी और 1 तारीख को लिफाफा हाथ में आता था। और जब मैंने अपने भीतर का ये भाव उन्हें बताया कि मेरा भी मन है कि मैं केक क्लास स्टार्ट करूं, सिखाऊं भी और सेल भी करना शुरू करूं, क्योंकि मेरे भीतर वो कॉन्फिडेंस आ चुका था टीचर के अंडर में काम करते करते कि मैं भी ये काम कर सकती हूँ। और दिमाग में कैलकुलेशन चलता था कि यदि मैं ऐसा करती हूँ तो इतना रुपया तो कमा ही लूंगी, 200 है, 500, क्योंकि उन दिनों ये रकम भी बहुत बड़ी होती थी जो अवस्था हमारी थी उसे देखकर। और जब मैंने यही बात मोदी जी से कही, इन्होंने साफ रिफ्यूज कर दिया कि प्रोफेशनली तुमको करना है, ये विचार लाना भी मत, पर हाँ तुम बनाओ, तुमको आता है बनाओ, किसी के एनिवर्सरी के बर्थडे है बनाकर भेजो, और जो इर्द गिर्द यंग लड़कियां हैं सिखाओ उनको। तो मैंने उनसे कहा कि यदि मैं ऐसा करती हूँ तो आप मुझे लिमिटेड इनकम देते हैं, है ना, पूरा महीना उसमें निकालना होता है, और उसमें से ये सब चीजें मैं लेकर नहीं आ पाऊंगी और ना मैं गिफ्ट कर पाऊंगी। तो उनका ये कहना था कि जो भी अतिरिक्त तुम्हारा पैसा लगेगा सामान का वो मुझसे ले लेना, पर तुम सिखाओ। और साफ मना कर दिया कि प्रोफेशनली तुमको कुछ नहीं करना है। मेरे दिमाग में सेट था कि 2-3 दिन में सिखाती हूँ लड़कियों को, धीरे धीरे मेरा भी हाथ बैठ जाएगा, उसके बाद मैं प्रोफेशनली शुरू कर दूंगी। करना शुरू किया और मैं 2-3 बार इनके आगे बोल चुकी कि यदि मैं ये 3-3 घंटा लगाती हूँ इस काम में, यदि मैं प्रोफेशनल करती हूँ तो एटलीस्ट मैं 200-300 तो कमाई लूंगी। और इन दिनों 200-300 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, तो इतना तो पैसा मेरे हाथ में आ जाएगा। आप यकीन कीजिए वो 200-300 अपनी जेब से देते थे, सामान का अलग से हिसाब देते थे कि पर तुम्हें प्रोफेशनली नहीं करना है, तुम कितना कमा लोगी मुझे बताओ, मुझसे ले लो। और ये प्रेरणा उनकी रही जो निरंतर उसी के बल पर जीवन आगे बढ़ता चला गया। और फिर वो भाव भी भीतर से निकल गया। उस वक्त तो देखो उम्र भी ना समझ के आप कह सकते हैं, जो भी आप कह लीजिए, कि खुद का पैसा कमाना ये प्रबल भाव था, पर धीरे धीरे इन्होंने उस बात को उस लाइन से ध्यान हटा दिया। अब बारी है कि आपने पूछा कि यादगार पल, है ना, थोड़े शब्दों में कहूंगी क्योंकि मैं खुद भी असीम जी को सुनना चाहती हूँ। दर्शकों की क्या कहूँ, मैं तो खुद सुनना चाहती हूँ। मैं खुद पेपर पेन लेकर बैठी हुई हूँ कि जो जो इनकी बातें होगी सब मुझे नोट डाउन करना है। एक तो यादगार पल ये बहुत जो घटना मैं सुनाने जा रही हूँ, ये मुझे लगता है मुझे आजीवन याद रहेगी। जो जैसे जेहन में रच बस जाती है वाली अवस्था हो गई उसकी, कि मैं लॉकडाउन के पहले की बात है, गेट टुगेदर में गई थी और वहां पर काफी लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए थे, उनसे बातचीत चल रही थी। इतने में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, अंदाजन 80 प्लस तो होंगे ही होंगे,
उन्होंने जो मेरे इर्द गिर्द महिलाएं और जेंट्स खड़े थे उनसे पूछा, यही राजनीति है क्या? तो हाँ, तो और वो सीनियर पर्सन थे, तो पब्लिक थोड़ी सी सरक गई और उनको थोड़ा सा आगे आने दिया जब उन्होंने पूछा। तो मैंने उनके मुंह से जब राजनीति सुना तो मैंने सहज ही नजरें उतर की, और बहुत बड़ी उम्र की होने की वजह से मैं झुक कर उन्हें प्रणाम करने लगी। पर मैं झुकती उसके पहले ही वो मेरे पैर छूने लगे। मुझे थोड़ा सा संकोच सा हुआ। मैंने कहा, बाबूजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जो बात कही वो दिल को छू लेने वाली थी। वो मुझे एक तरफ ले गए, भीड़ थी मेरे नजदीक, एक तरफ हाथ पकड़ कर ले गए कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और बोले कि मेरी वाइफ की डेथ 10 साल पहले हो गई, और उसके बाद मेरा इकलौता बेटा और बहू जिनके साथ में रहता हूँ, मेरी ये अवस्था थी कि बहू समय पर भोजन मुझे नहीं देती थी, और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं अपने हाथ से चाय बनाता, बाजार से ब्रेड लाता और खाता, और उसका स्वभाव जो बहू का था एकदम ही विपरीत, एकदम विपरीत, ठीक से बात ना करना, और हम समझ सकते हैं किस तरह का था। और जब से आपका सत्संग ज्वाइन किया है बहू ने, उनके सोचने का तरीका, व्यवहार ही बदल गया। अब 2 वक्त गरम रोटी देती है, गरम नाश्ता देती है, और आगे उन्होंने बताया कि घर में इतनी चीजें बनती हैं, पर मुझे आदत है, मुझे दाल फलका और हरी सब्जी खाने को चाहिए दोनों वक्त, और कितनी भी चीजें घर में बने फिर भी एफर्ट डालकर मेरा दाल फलका बनाती ही है, और मेरे समय के अनुसार। तो बोला, आपने उसको बदल दिया, मेरा बुढ़ापा सुधर गया, आपका बहुत बहुत आभार है, मुझे पैर छूने दीजिए। वो तो जो प्रसंग आज भी मेरे जेहन में जो कहते हैं कि यस, उस क्षण बहुत वाव मोमेंट था कि यस, जो सत्संग हम कर रहे हैं, सार्थक जीवन की ओर हमें ले जा रहा है। और एक छोटा सा प्रसंग कि एक परिवार में 2 बहुएं, छोटी वाली हमारे सत्संग से जुड़ी हुई थी, बड़ी जुड़ी हुई नहीं थी। एक दिन की बात, बड़ी का स्वभाव चूंकि जुड़ी हुई नहीं थी, तो जो मन में आया वो बोलने का मन चाहा, बोलने की आदत थी उसे, और छोटी और बड़ी के स्वभाव में सीता और गीता वाली अवस्था हो गई थी। छोटी सत्संग से जुड़ के अपने आप को संयमित करते चल पड़ी थी। एक दिन उनके घर में ये अवस्था रही कि बड़ी वाली जो सत्संग से जुड़ी हुई नहीं थी, उसने घर में महाभारत का सा वातावरण क्रिएट कर दिया। सासू माँ ने ये देखा, हस्बैंड ने भी देखा, और दोनों ने उससे कहा कि तुम उसका क्यों सुनती जा रही है। छोटी बहू को कहा कि तुम उसका इतना क्यों सुन रही हो, तुम भी जवाब दे दो। सासू माँ ने कहा तुम भी जवाब दे दो। हस्बैंड ने भी कहा तुम भी सुन के मत लो, तुम भी 4 सुना दो, तुम क्यों सुन रही हो बिना मतलब, जब वो गलत बोलती जा रही है तुमको भी नहीं सुनना, हम तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हैं। और उस छोटी बहू का उत्तर था कि मैं NRSP हूँ, बड़ी भाभी जी को चॉइस है, वो जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं, मेरे पास सिवाय अच्छा व्यवहार करने के दूसरी चॉइस नहीं है। सुनकर बेहद 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 खुशी हुई, क्योंकि उनके हस्बैंड का भी हमारे पास फोन आया, सासू माँ का भी आया कि आपने ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है जो ये इतना अधिक इसके भीतर पेशेंस आ गया है, और इसकी वजह से घर का माहौल अच्छा हो गया है। और आज ये अवस्था है कि वो दोनों दौरानी जिठानी सगी बहन से भी बढ़कर रिश्ता उनका मजबूत हो गया। नारायण नारायण नारायण। नारायण और नारायण। मैं चाहूंगी प्रमिला जी आज अधिकाधिक हम असीम जी को सुने। यस यस, अधिकाधिक बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत सुंदर आपने अपनी बताया हमें, आपकी जर्नी की बातें सुनकर हमने अब सबने ये सीखा है कि घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम निष्ठा के साथ समाज में सेवा कर सकते हैं दीदी। थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू शिल्पा। असीम जी, प्रश्नों का श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। असीम जी, इतने प्रेस्टिजियस और सम्मानीय पोस्ट एंड पोर्टफोलियोज आपने बेखूबी और पूरी शिद्दत के साथ निभाए हैं और निभा रहे हैं। इससे आपके
निजी व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आया है? How has this changed you as a person? शिल्पा, थैंक यू फॉर पर मेरा और दीदी में थोड़ा कंपटीशन होने वाला है। मैं भी थोड़ा कम बोलूंगा ताकि मैं उनको ज्यादा सुन पाऊँ। पर हाँ शिल्पा जी, एक हमारे बीच सिमिलरिटी है, वो ये कि हम दोनों म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े हुए हैं। हाँ, और एक्चुअली म्युनिसिपल स्कूल जो आपको सिखा सकता है ना, वो शायद आपको बड़े स्कूल नहीं सिखा सकते। और वैसे हर स्कूल अपना होता है, हर बच्चे को पूछोगे तो वो ही वर्शिप्स है, एवरीबॉडी वर्शिप्स वन स्कूल, पर म्युनिसिपल स्कूल की कहानी थोड़ी सी अलग होती है। अलग होती है, यस 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 यस। ये सच में हम लोग को गर्व देती है वो म्युनिसिपल स्कूल। यस, आगे बढ़ते हैं असीम जी के साथ। हाँ। तो शिल्पा, जो तुमने क्वेश्चन पूछा ना, फ्रैंकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, एनीथिंग यू डू इन लाइफ इट चेंजेस यू, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अपन ही देते हैं, वो भी अपने को बहुत चीज सिखाता है और वो अपने पर्सनालिटी में जाता है और चेंज भी करता है। अनुभव कटु रहे तो शायद ज्यादा अच्छी चीज सिखाता है, और सब अच्छे अच्छे अनुभव रहे तो आदमी शायद अपने मतलब कई बार अपने रास्ते भटक के अपने को उस चीज का एक क्या अधिकारी समझने लगता है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। कुछ चीजें कड़वी हो तो शायद आदमी ज्यादा सीखता है, ज्यादा जमीन पर रहता है। तो इसने पर्सनालिटी ने तो मुझे अलग काफी चेंज हुआ ऐसा मुझे लगता है। और ऐसे जैसे मेरे दोस्त भी मुझे बोलते हैं तो मैं उनकी नजरों से अपने आप को देखूं तो मुझे लगता है कि मैं चेंजेस आए हैं। पर कुछ कुछ अनुभव एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अलग होते हैं जो शायद नॉर्मल लाइफ में बाकी जो लोग इसमें नहीं है, इस सेक्टर में नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, उनको नहीं प्राप्त होते। तो इट चेंजेस, बट इट टेल्स यू वन थिंग। मतलब एक सबसे बड़ी चीज जो अपने को सीख में आती है कि कई बार अपने आप को खुद को कंट्रोल करके, अपने आप को टोटली अलिप्त करके, मतलब जस्ट टू एंड यू हैव टू बी वेरी हार्टलेस टू योरसेल्फ एंड यू हैव टू जस्ट टेक द इशू एज इशू and you have to keep your own personal opinions, personal thoughts, personal liking, disliking for a person whom you are dealing with, everything aside. और तुमको, क्योंकि ये चीज तो देखिए कई बार डिसीजन लेते समय इंसान है, तो इंसान की ये एक तो कमजोरी होती है कि इंसान की कुछ इच्छाएं होती है, कुछ चाहत होती है, कोई चीज को अच्छी लगती है, कोई चीज को बुरी लगती है, उसके खुद के ओपिनियंस होते हैं। पर एडमिनिस्ट्रेशन में हमें उस चीज को पूरी तरह से दबा के रिएक्ट करना पड़ता है। सामने वाला व्यक्ति आपको कितना भी फ्रैंकली पुराने अनुभवों के कारण या उसको आपको उसकी हिस्ट्री पता है, कितना भी आप उसको गलत मानते हो, लेकिन यदि वो एक इशू लेके आया जो इशू सही है, तो अपनी सब चीज को बाजू में रख के वी हैव टू डील विद द इशू। तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन और segregate between a personality and the issue that personality is representing at that moment, that is very important. That's actually one learns hugely in this. और कुछ कुछ अनुभव होते हैं, जैसे मैंने बस कलेक्टर नंदुरबार तो 2 बड़े रॉयट्स संभाले थे मैंने। I have seen a 11-year-old kid losing his hand in riots. It affects you a lot. Then सरदार सरोवर के इसमें एक बार when we were in a sense attacked, तो the whole SRPF was wanting me to give order for firing, and I didn't feel like that. So actually I put every person of mine in danger in that sense, and frankly I was in the least danger क्योंकि मेरे पास तो मेरे बॉडीगार्ड मेरे को फिजिकली मतलब एक स्क्रीन करके खड़े थे, और गाड़ी टूटी, सब कुछ टूटा, काफी पथराव हुए। पर उस समय का जो एक होता है कि सिचुएशन कितनी भी हो, यू कांट रिएक्ट नीचर, क्योंकि तुम्हारे रिएक्शन से दूसरों को बहुत फर्क पड़ सकता है। आई डोंट नो वेदर व्हाट आई डिड वाज राइट और रॉन्ग, बट when I was in the midst of the action, when we were being kind of there was a lot of stone pelting was happening, and my people were asking whether we can retaliate in firing and all, and I was saying no. That time I realized that my job sometimes requires me to become bigger than what I am. In a sense, at that moment, अपना fear, अपना सबको बंद करके, it's a different feeling. And then you realize, just one thing, unless you are in control of yourself, you cannot be in control of any situation. That is one thing which has taught me hugely. Then a lot of such experiences come when, frankly, publicly, when there are a lot of people in front of you, and your immediate action or reaction is going to have, sometimes when you are a municipal commissioner or collector, or sometimes when in that situation you are the final word, that time people don't realize that you are just a human being prone to mistakes.
So that time you lose the right to commit mistake, right? Because your mistakes are taken as a crime, or mistakes are so sometimes the requirement of the job transcends your boundaries as humans, and maybe they expand the boundaries as a human and you grow. So that is one thing which I love about this love about this job. This job has allowed me to grow. असीम जी, सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब। असीम जी, आप बहुत सुंदर बता रहे हैं और बहुत बड़े हमारे ऑडियंस हिंदी भाषा बोलने वाले हैं। प्लीज बताइए हिंदी में, ताकि जो इतना सुंदर मैसेज है सब तक पहुंचे। नहीं देखो, मैंने असली में ये कहा है कि कई बार ये जॉब में ऐसा होता है कि, और ऐसा इसी जॉब में नहीं, शायद बाहर भी होता हो, कि कई बार सिचुएशन आपको एक ऐसी पोजीशन में रख देती है कि जब आपको अपने से अलग होके, अपने से आगे बढ़ के कुछ करना पड़ता है। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया, जैसे आई विल गिव अनदर, अभी दूसरा एग्जांपल देता हूँ। नंदुरबार का ही था, जब रॉयट्स हो रहे थे और जब मैं मेरे एसपी के ऊपर अटैक हुआ था एक्चुअली, एसपी बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे और एसपी को इमीडिएटली हमको एयरलिफ्ट करके मुंबई लेके आना पड़ा था, भेजना पड़ा था। और उस समय मुझे पता लगा कि उसी पे कलेक्टर और सिटीजन थे, मेरा एसपी, उसका एसपी भी आउट ऑफ एक्शन है। तो जब वो क्राउड में था, मैं जब मेरे को चारों तरफ से घेरा हुआ था और मेरे पास सिर्फ एक गार्ड था और एक नॉर्मल गन उसके पास, और कुछ नहीं, पर जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने से आगे बढ़ के करना पड़ेगा, अपने डर को हटाना पड़ेगा, तो उसको बाजू में करके जब मैं क्राउड के बीच में गया और मैंने उनको छोड़ के डांटा था एक्चुअली, कि यदि अगले 5 मिनट में तुम अपने घरों में नहीं गए तो जो होगा उसके रिस्पॉन्सिबल तुम होंगे। अब मैं अकेला, मेरा एक गार्ड और मैं और मेरा ड्राइवर। पर दैट टाइम आई रियलाइज कि कई बार अपने जॉब के कारण आपको एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो कि तुमको अपनी कमजोरियों को दबा के तुमको अपने से ज्यादा बढ़ के कदम करके करना पड़ता है। उससे तुम बढ़ते हो, तुम्हारी बाउंड्रीज जो है, जो तुम्हारी, हम उस समय, अच्छा क्राउड जो है, क्राउड तुमको एक ऐसे इंसान के रूप में नहीं देख रही है, एक अथॉरिटी के रूप में देख रही है। और उस समय हमें पता होता है कि हमारी कमजोरियां क्या है, हम भी इंसान है, हमारी भी कमजोरियां है, हमें भी गलती हो सकती है, पर उस समय आपको गलती करने का अधिकार नहीं होता है। तो वो जो चीज होती है उसमें अपने आप को कंट्रोल करना और उस समय रिएक्ट करना, वो चीज आपको बहुत चीज सिखाती है। तो उसने एक जो सबसे बड़ी चीज मुझे सिखाई कि यदि आप कभी भी सिचुएशन को कंट्रोल में करना चाहते हैं या आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने से आगे बढ़ के करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करते हैं तो शायद आप ग्रो करते हैं। तो ये चीजें, कुछ ऐसे अनुभव आते हैं जो शायद एक नॉर्मल जिंदगी में मैं रहता, जैसे आई एम एन इंजीनियर, फंडामेंटली मैं इंजीनियर ही रहता या कुछ रहता तो शायद मुझे प्राप्त नहीं होते। पर ओनली थिंग एक ही चीज करना चाहूंगा कि अपने सेल्फ कंट्रोल में हमेशा, यदि आप सेल्फ कंट्रोल में नहीं है तो आप कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। उस समय फिर जो होगा वो बाय चांस होगा। तो दैट वो अनुभव ने मुझे बहुत सिखाया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में था बचपन में, इसमें जब मैं आईटी में भी था, तब आपकी बाउंड्री जैसी टेस्ट नहीं होती है, राइट? तो उसने मुझे वो सिखाया और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण अभी कुछ सिचुएशन जब पर्सनल भी या कोई भी हद के बाहर जाती है, तो मैं शायद अपने आप को, मैंने सीखा है कि 2 मिनट कंट्रोल में करके, बाजू में करके, फिर मैं अपने आप की पूरी भावनाओं को दबा के मैं रैशनली सोचने के कि एक मुझे मतलब एक अनुभव मिला है, तो मैं वो शायद वो कभी-कभी कर पाता हूँ। अब इंसान है तो इसकी भी सीमा है, सीमा के बाहर सिचुएशन जाएगी तो इंसान की तरफ से गलती होना लाजमी है, पर हमको उस समय सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए, ये है। और इट्स अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन समटाइम्स, मेनी टाइम्स, पर वो चीज सीखनी चाहिए। नेवर लूज कंट्रोल, यू मे हर्ट अदर्स, कभी नहीं करना चाहिए। दूसरों को आपके कारण नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई बार आप ऐसी पोजीशन में होते हैं कि आपकी गलती आपको कम नुकसान देगी, दूसरों को ज्यादा नुकसान। बहुत सुंदर असीम जी, बहुत सुंदर। मतलब सही मायने में आपने बताया कि लीडर इज समवन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु शोज द वे। एक्सीलेंट। एंड सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, बिकॉज नहीं, आपने मेरे से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोली। नहीं एक्सपीरियंस है भाभी, आपने मेरे से ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोली, तो अब आप उसको हिंदी में बोलिएगा। नहीं जो इतने बड़े ऑडियंस हमसे जुड़े हुए हैं,
आपका मैसेज वाज रियली, देयर वाज सम सब्सटेंस था उसमें, तो मैं चाहती थी कि सभी तक पहुंचे ये एक्सपीरियंसेस, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस जो आम जनता को नहीं पता होता है। मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। With great power comes great responsibilities. In Feb 2021, second wave of C90 के दौरान आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट पोस्ट का कार्यभार संभाला। किस तरह से आपने इतनी कुशलता से इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन को हैंडल किया? अभी ये जो है, एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, फ्रैंकली, क्योंकि मैं खुद इससे गुजरा था, मैंने देखा है, समझा है, और जितने मेरे दोस्त लोग हैं, हर किसी को ये कोरोना ने हर किसी को टच किया है, किसी को दूर से, किसी को पास से, किसी को ज्यादा तकलीफ दी है, किसी को कम तकलीफ दी है, पर हर किसी को, और मुझे लगता है कि इसने हर किसी को चेंज किया है। तो ये एक मैं तो ये कहूँगा कि एक मतलब गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इसमें कुछ कर सकूं, पहली चीज। दूसरी चीज ऐसी होती है कि ऐसी कोई जो भी इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं, वो कभी एक व्यक्ति नहीं संभालता, एक ऑर्गेनाइजेशन संभालती है, पूरी गवर्नमेंट संभालती है, और ये तो एक ऐसा है जिसमें पूरी सोसाइटी को संभालना पड़ेगा। तो इसमें जो भी है, हम जब आज से 2-3 साल बाद जब इससे गुजर चुके होंगे, तो हम पलट के देखेंगे तो हमें कुछ अच्छाई भी दिखेगी कि हमें कुछ रिएक्शन सही थे, और हमें कुछ हमारी गलतियां भी समझ में आएगी कि हमारे रिएक्शंस हमारे कुछ गलत थे। विथ हिंडसाइट हमारा कुछ अलग चीज समझ में आ सकती है। पर मैं आज इतना कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में और मतलब देश के लेवल पे जब हमारी बातें होती है कि ये कलेक्टिव एफर्ट है, किसी का भी जो भी अच्छा बुरा हो रहा है इसमें, और ये एक ऐसी चीज है जिसने सबसे बड़े को भी छुआ है, सबसे छोटे को भी छुआ है। जनरली अब मैं जो बोल रहा हूँ, पता नहीं मुझे पॉलिटिकली कितना करेक्ट है, पर बाकी जो इश्यूज होते हैं, वो बाकी इश्यूज में जो डिसीजन मेकर होते हैं, वो शायद को उतना अफेक्ट नहीं होता। जैसे हम लोग कोई पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं या मतलब कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हमारा पर्सनल फ्रैंकली वो एक फियर नहीं होता कि, क्योंकि वो हमसे संबंधित नहीं होता। लेकिन कोरोना ने सबको डराया, एवरीबडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कोई भी इसमें इफेक्ट हो सकता है। ये अलग तरीके की चीज है। इसमें कलेक्टिवली गवर्नमेंट में कोई भी एक व्यक्ति नहीं कह सकता, कोई भी एक व्यक्ति कितना ही बड़ा हो कितना भी छोटा हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बीएमसी में एक वार्ड ऑफिसर जो कर रहा है, वो शायद आपको नहीं दिखे, या आपको जो मेरा एक मेरे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक ऑफिसर जो कर रहा है वो नहीं दिखे, उसके अच्छाई का पूरा क्रेडिट शायद मुझे मिल जाए, राइट, कि ये डिजास्टर संभाल रहा है, पर मैं नहीं। मतलब तो इस केस में स्पेशली जिन्होंने रियली में काम किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई संतगिरी नहीं कर रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि मुझे पता है जो काम हुआ है, वो नीचे के लोगों ने, मेरे जो जूनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ऐसे काम किया है मतलब, तो क्रेडिट उनका है, और डिसक्रेडिट जो है वो डिसीजन मेकिंग का हमें दे दो, क्योंकि फाइनली हम जो डिसाइड करते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन द रिएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट दिस डिसीज has been completely implemented by our officers. Like just imagine like police constable, right? पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि तुझे ये करना है, लोगों को आने नहीं देना है, वो जाके लोगों से मिल रहा है जो मे भी कोरोना पॉजिटिव है, ही इज इंटरेक्टिंग विद देम, ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल विद देम, राइट? तो वो जो है कलेक्टिवली, यदि कलेक्टिवली कुछ है तो सबसे ज्यादा आप मेरे वार्ड ऑफिसर, हमारे कांस्टेबल्स, हमारे वार्ड बॉयज, हमारे नर्सेज, ये जो लोग हैं ना, दीज आर द आर्मीज। Generally, generals are the faces of the war, but war is won or lost by soldiers. तो this अभी बचा है, it's a horrible situation, I can tell you one thing. और हम लोगों के साथ एक चीज और भी, just because we are in मतलब in a sense हम we are taking part in decision making, it doesn't mean that we understand everything. एक ऐसी चीज है जो हमारे सबके लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए भी नहीं है, एवरीबडी। तो और इसका जो रिएक्शन है, जैसे भी दीदी ने भी लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद की बात की, तो लॉकडाउन पहली बार जिंदगी में किसी भी ऑफिसर को, किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी लीडर को, किसी भी सीएम को, किसी भी पीएम को पहली बार करना पड़ रहा है, राइट? लॉकडाउन इज नॉट समथिंग यू कैन बी ट्रेन फॉर, कि लॉकडाउन करना पड़ा तो ऐसा करना। कैन यू इमेजिन कि हमको कभी किसी आईएएस की ट्रेनिंग में सिखाया गया होगा कि बेटा यदि लॉकडाउन करना पड़ा तो आपने यही ध्यान रखना चाहिए? ऐसा हो ही नहीं सकता। लॉकडाउन के इम्पैक्ट ये होंगे ये नहीं पता। जो दिहाड़ी में जीने वाले लोग हैं, जो हमारे घर के सामने एक बेचारा रास्ते पे खड़े होकर केला बेचता है, उसकी जिंदगी को क्या फर्क पड़ेगा लॉकडाउन से, उसके उस फर्क को कैसे दूर करना। और एट द सेम टाइम
उसको बाहर नहीं आने देना है क्योंकि उसको कोरोना नहीं हो जाए। तो ये जो चीजें जो सिखा नहीं सकते आपको, राइट? कलेक्टिव डिसीजन। मैं आप सबको इसी बहाने बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो कर रहे हैं, एक सबके लिए प्रेयर करते हैं, उससे एक थोड़ी सी आपके जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी एक शांति मिलती है, उनको भी एक मिलती है। तो सब एवरीबॉडी सोसाइटी हैज रिएक्टेड टू कोरोना लाइक थ्रू यू आल्सो, थ्रू दिस ग्रुप आल्सो। सो पर लास्टली एक चीज बोलना चाहूंगा, मुझे इसका उत्तर नहीं पता आपका, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि इससे एक चीज समझ में आई है कि हम सब एक हैं। ये चीज तो बड़ी कस के समझ में आई है। और दूसरा एक बताता हूँ मैं कि बाकी सब डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीजें होती रहती है, पर डिजास्टर मैनेजमेंट में एक चीज होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर टीचर्स अस वन थिंग कि ऑल यू ह्यूमंस आर वन, राइट? जो अफेक्ट होता है ना ह्यूमंस को, वो सोच समझ के नहीं होता कि आप इंडियन है कि फॉरेनर है, कि आप महाराष्ट्रियन है कि नॉन महाराष्ट्रियन है, कि आप इस ग्रुप के कि उस ग्रुप के, कि आपकी ये आप इस चीज को ज्यादा मानते हैं, इसको कम मानते हैं, किसी को नहीं। इंसान की एक जो है ना, तो डिजास्टर टीचर्स यू वन थिंग कि ऑल ऑफ यू आर वन। वी शुड नेवर फॉरगेट दिस, क्योंकि 2-3 साल बाद जब कोरोना चले जाएगा, 1 साल भगवान करे कि 10 दिन में चले जाए, जब भी जाएगा और जब जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, तो उसने जो सिखाया है इसको भूलना नहीं चाहिए। और मेरे को बहुत दिल से लगता है, इसलिए बोलता हूँ, हम सब एक है, एक जैसे है, और हमारे बाकी चीजें मैटर नहीं करती जिंदगी में फंडामेंटली। ये लेसन को भूलना नहीं चाहिए, अदरवाइज कोरोना का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। थैंक यू असीम जी, आप तो हमारे एनआरएसपी का भाषा बोलने लग गए। तो इनके मुंह से नारायण सुनना भी अच्छा लग रहा है शिल्पा जी। हाँ, रिश्तों को इतना हमारे एनआरएसपी में सिखाते तो हैं। देखो दीदी कितना, दीदी दो एग्जांपल से कितना सिखा सकती है, इसलिए दीदी को ज्यादा समय दो। Amazing, but we really salute. असीम जी, आपका आना, आपका बोलना, बच्चे लोग वेट कर रहे हैं आपसे सुनने के लिए। हमारा तो रोज सुनते हैं। हाँ। हम सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को सलाम करते हैं। थैंक यू असीम जी, इतने इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन। एंड एक्चुअली किसी और को क्रेडिट पास करना, जैसे हमारी दीदी बताती है कि दूसरे के किए हुए कार्य का क्रेडिट कभी खुद नहीं लेना चाहिए। सो हम्बल फॉर, बहुत ही हम्बल था आपका ये आंसर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो जेम ऑफ अ पर्सन। Don't embarrass, please. But I'm happy to be here and happy to hear Didi. Over to you, Pramila ji. थैंक यू शिल्पा, आपने बहुत सही कहा है कि दीदी हमें यही सिखाती है, जीवन का मोटो है इन गिविंग वी बिलीव, एनआरएसपी का। और अब मैं राज दीदी से अगला प्रश्न पूछना चाहूंगी। दीदी, जैसे कि आपने अपनी जर्नी, छोटा सा पूछना, छोटा सा एकदम इजीली आपने जो कहा ना कि असीम जी को सुनना है, हमारे अतिथि को समय देना है। यस दीदी, कि जैसे आप एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है और हर कार्य को करने के लिए दीदी कड़ी मेहनत, निस्वार्थ भाव और डेडिकेशन की जरूरत होती है। तो आप इतने बड़े एनआरएसपी परिवार के प्रत्येक सदस्य को कैसे मोटिवेटेड रखती है, निरंतर सेवाएं जो देते हैं दीदी, हमें थोड़ा बताएं। ओके, आपने कहा कि इतने बड़े एनआरएसपी परिवार को जो सदस्य हैं, हाँ, इनको कैसे प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं, है ना? हाँ। और सच्चाई ये है कि इतना बड़ा एनआरएसपी परिवार, एनआरएसपी हाँ, इतनी ऊंचाई पर पहुंचा ही टीम वर्क की वजह से। यस। उनके समर्पण भाव से पहुंचा है, उनकी मेहनत से पहुंचा है। जो मेरी कोर टीम है, ट्रस्टीज हैं, हमारे नारायण धाम के सदस्य हैं, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी की सामूहिक मेहनत, सहयोग ने इसे इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। और सच्चाई ये है कि जो मेरी टीम है उनसे मैं इंस्पायर होती हूँ, बजाय कि मैं उन्हें मोटिवेट करूं। और इस मामले में मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं बहुत अधिक कृपाशाली हूँ। कृपाशाली, भाग्यशाली और कृपाशाली में बहुत अंतर है। कृपाशाली हूँ कि मुझसे निरंतर ऐसे ही लोग जुड़ते गए
जो पूरी तरह समर्पण भाव में थे कि कुछ करना है, समाज को कुछ देना है, ऐसे लोग जुड़ते हैं। और मोटिवेट जहां तक होने का प्रश्न बता दूं आपको, जैसे एक एग्जाम्पल था कि आप समझ सके कि दूसरे मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरी टीम मुझे मोटिवेट करती है बजाय मैं उनको करूं। अभी जैसे लॉकडाउन की शुरुआत हुई है ना, उसके जब घोषणा हुई थी लॉकडाउन की, तब लग रहा था कि 8-10 दिन 15-20 दिन में ये चीजें सब कुछ सामान्य वापस हो जाएगी। और उसके पहले, लॉकडाउन के जस्ट पहले बहुत व्यस्त चल रहा था, जगह जगह सत्संग चल रहे थे, हफ्ते में 3 बार दूसरे शहरों में जाना हो रहा था। तो जो ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, स्थिति इतनी गंभीर है इसका एहसास सचमुच में नहीं था। तो जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, 10-15 दिन बंद रहेगा, अंदर से थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ कि ये समय थोड़ा परिवार के साथ बिताएंगे, घर को व्यवस्थित करेंगे, जो पेंडिंग काम सोच रखे हैं वो सारे पूरा करना है, ये करेंगे। और सत्संग के प्रति एकदम साइलेंट हो गई थी। ऑनलाइन भी हम लोग सत्संग कर सकते हैं, ये आइडिया कह लीजिए या ये भाव कह लीजिए, दिमाग में आया ही नहीं था। और दिनों दिन मैं इस बात पर ही चल रही थी कि जिस दिन खुलेगा उस दिन वापस सत्संग शुरू करना है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये भाव नहीं आया था। और आप तो विनीता जी कंदोई को जानती हैं। हाँ। उनके बेटे ने, अंकित कंदोई ने, कुछ यूट्यूब पर रिसर्च किया और पूरा डेटा मेरे सामने रखा कि मासी आप देखिए इतनी वीडियो चल रही हैं, संस्था को इतनी इनकम हो रही है, लोगों को इतना बेनिफिट मिल रहा है। जब ये देखा तो वापस भाव आया कि हमें वापस इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और उसने बताया कि ऑनलाइन आप इस तरह से ये सब चीजें कर सकते हैं। वापस शुरू हुआ और देखिए ना, देखते देखते संध्या जी के दिमाग में आ गया कि हमें 24/7 ऐसी क्यों ना व्यवस्था करें हम कि 24/7 हमारी राम राम धुन चलती रहे। और ये वर्चुअल नारायण भवन खड़ा हो गया देखते देखते, और प्रार्थनाएं निरंतर चल रही है। और सच कहें असीम भाई, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है नहीं पता है, वो अदृश्य शक्ति सारी व्यवस्थाओं में लगी हुई, सारी व्यवस्थाओं। और अब तो जो जुड़े हुए हैं, जो हमारी कोर टीम कह लीजिए या जो भी इस भवन में महायज्ञ में जुड़े हुए हैं, वो मुंह से तो काम बोलते ही नहीं है, आंखों से एक दूसरे को इशारा किया और वो काम हो जाता है। आज 24/7 यदि महायज्ञ चल रहा है, परसों 3 महीने इसको कंप्लीट हो जाएंगे। और अनवरत चल रहा है, अनवरत। और हजारों को, हम कहेंगे लाखों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो इसके पीछे पूरी की पूरी टीम दिन रात अपनी सेवाएं दे। तो मोटिवेट तो हम उनसे हो रहे हैं, हम कर नहीं रहे। नारायण नारायण दीदी, तो आपकी और अपनी एनआरएस टीम के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, सबका साथ सबका विकास। ड्रीम वर्क दीदी। यस टीम वर्क है, पूरा का पूरा टीम वर्क है, पूरा। शिल्पा अपनी बात आगे बढ़ाएं। असीम जी, ये मेरा क्वेश्चन लास्ट है आपके लिए, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स जो एनआरएसपी से जुड़े हैं बहुत एक्साइटेड हैं, दे आर वेटिंग कि आपसे अपने क्वेश्चंस पूछे। असीम जी, आई रिस्टोर माई सेल्फ व्हेन आई एम अलोन। आप ऑफिशियल काम के साथ साथ सोशल वर्क में भी बिजी रहते हैं, ऐसे में आप काम और परिवार के बीच बैलेंस रखते हुए अपनी हॉबीज के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? और हाल ही में हमने सुना है एक किताब लिखी है आपने, उसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आई कैन, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैं कितना अपने परिवार के केस में क्राइम करता हूँ कभी कभी। तो मतलब ठीक है, हर किसी की हॉबी होती है। तो जैसे मेरी हॉबी है, मैं पढ़ता हूँ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि जब मैं पूरा काफी समय ऑफिस में तो लगता ही है, ऑफिस के जो काम है, और जब वापस घर आते हो तो उसके अपने हॉबी के लिए समय निकालना, कभी कभी ये समय भी अपने को अपनी फैमिली के समय से चुरा के कराना पड़ता है। तो इसी बहाने लेट मी से सॉरी टू माय वाइफ एंड माय किड्स हियर, राइट, कि पर वो है, जैसे मेरी वाइफ है
वो मेरे को इतना ध्यान रखती है और मेरे को बाकी सब चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए मैं सब कर पाता हूँ। पर इतना ज़रूर है कि देखो ज़िंदगी के बहुत सारे आयाम होते हैं, आप काम करते हैं, अपनी खुद की हॉबी होती है, फैमिली के साथ समय गुजारते हैं, फ्रेंड के साथ अपने पुराने गुजरे हुए इसकी बातें कर, मतलब वो काफ़ी चीज़ें। तो मैं एक चीज़ तो लेट मी कन्फेस कि मैं अपनी जो मेरी हॉबी है, मतलब जो मैं करना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, वो मैं अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, उनके लिए जो समय शायद मुझे देना चाहिए उसको चुरा के मैं इधर कर रहा हूँ मैं। पर इसी बहाने आपके थ्रू मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि मुझे कुछ और समय दे दो, उसके बाद एक बार ये एक पागलपन जो है लिखने का वो खत्म हो जाए, मेरी किताबें पूरी हो जाए, तो उसके बाद देन आई विल बी 100% एट देयर सर्विस, व्हाटएवर, टिल देन यू टॉलरेट मी प्लीज। पर इट्स ए वेरी डिफिकल्ट, अपना काफी मुश्किल होता है बैलेंस करना, क्योंकि ऑफिस तो आप इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपका घर चलता है, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। पर अभी जैसे कोरोना का है, अभी कोरोना के लिए जो काम करना है उसको पोस्टपोन करके किसी और को काम करना तो गुनाह होगा, तो उसको पूरा अपन समय देते ही हैं, तो काफी कम समय बचता है जनरली इसके लिए। और कई बार क्या होता है कि जैसे जिस तरह की बॉडी को एक एक्सरसाइज की जरूरत होती है, दिन भर आपने कितना भी आप थक गए हो, तो भी आप जब एक प्रॉपर एक्सरसाइज रेज्यूम करते हो तो बॉडी को अच्छा लगता है। उसी तरह दिमाग का भी होता है, जब अब बाकी सब चीज कर रहे हो तो वापस आके आप अपने मन की चीजें पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, उसके बारे में लिखना चाहते हो, दैट ऑल्सो इज लाइक गोइंग टू ए मेंटल जिम एंड डू इट। तो ये समय का बैलेंस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड आई डोंट थिंक आई एम द राइट गाई। मैं शायद समय को प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी कभी कभी फैमिली से समय चुरा के मैं अपनी हॉबीज में दे देता हूँ। बल्कि आप में से किसी को कुछ इसका उत्तर अच्छा पता हो कि कैसे बैलेंस करना चाहिए तो आप मुझे बताइए। पर ऐसा है कि जैसे एक खाने के स्टाइल में हर चीज लगती है ना, फ्रॉम लाइक डेजर्ट भी लगता है, तो कभी नमक भी लगता है, सब्जी भी लगती है, उसी तरीके जिंदगी में हर चीजें लगती है, हॉबी भी लगती है। यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स, यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर किड्स। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ अपने बच्चों को कि बच्चों को मुझे बड़ा हुआ नहीं देखना है, मुझे बढ़ते हुए देखना है, राइट। तो उनके साथ समय गुजारना, और उनका अलग एक अलग तरीका होता है जीने का, राइट। उनके अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं समय और उनकी एज के हिसाब से। तो समय का बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। मैं इसका कोई आदर्श उदाहरण तो बिल्कुल भी नहीं हूँ शायद, पर मैं ग्रीडी हूँ, तो मैं किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहता। मैं अपना काम भी पूरा करना चाहता हूँ, अपनी हॉबी भी रखना चाहता हूँ, बच्चों के साथ भी समय गुजारना चाहता हूँ, बीवी को भी समय देना चाहता हूँ, पेरेंट्स के समय भी गुजारना चाहता हूँ, दोस्तों के साथ बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वीकेंड में कभी बैठ के हम लोग जाए, जैसे मॉकिंग बर्ड एंड ऑल में पहले लॉकडाउन के पहले बैठ के बतियाते थे, तो ऐसा बतियाया जाए। तो everybody is greedy, so am I, of spending time with my family and everybody. I am not the right guy to do it, पर जब भी होता है ना उसको उस समय कर लो। मैं आपको अगेन मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता, पर क्या है कि यदि आज आप करना चाह रहे हो ना, किसी के साथ समय गुजारना चाह रहे हो तो गुजार लो। कल मतलब I'll just tell you one thing. This is little emotional, so please don't mind it. I really wanted to go to Agra to my Mama ji's, and I wanted to spend. I just thought last 1 year से सोच रहा था मैं, पर if you feel like this, just go ahead and do it. Don't postpone it, especially with your friends, your family, with your kids. तुम लोग सोचते हो कि आज थक गया हूँ कल कर लो, नहीं तो आज यदि आज मन कर रहा है ना तो उसको कर लो, एटलीस्ट विथ योर near ones, loved ones, friends, family. Don't postpone whatever you wish to do. मुझे ऐसा लगता है tomorrow is going to be busier than today and tomorrow there will be another reason to postpone it. ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो समय तो है और समय सीमित है। आप समय सीमित है और ये सीमित समय को ही जिंदगी बोलते हैं। तो इसमें हर चीज को करना का तो शायद कोई आइडियल सोल्यूशन नहीं है इसका, पर जो है कर लो। आज करे मतलब कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो कर लेना चाहिए। बाद में कल का समय आज के समय से ज्यादा रिलैक्स नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी कुछ और नहीं, बट यू शुड नॉट पोस्टपोन थिंग्स यू लाइक। एब्सोल्युटली, आपका तो यही मैसेज है कि हम सबको रिश्तों के धनी होना चाहिए। असीम जी, आपकी बुक के बारे में बताइए, क्या टॉपिक पे आप बुक लिख रहे हैं? That is little embarrassing, but I want to write, क्योंकि this मेरी like जिंदगी मतलब जितने भी लास्ट 20 साल से मैं I told you I'm an academically oriented person, so मैंने आपके मतलब
मैंने IIS में IIT के बाद दी थी। IIT में माय फेवरेट टॉपिक वेयर फिजिक्स एंड मैथ्स, तो आई स्टिल लव देम। और मैं रोज अपने हॉबी ग्रुप में 1-1.5 घंटा तो भले ही समय चुरा के मैं पढ़ता ही हूँ। तो आई एम एक्चुअली राइटिंग ऑन फिजिक्स, क्योंकि दैट्स माय हॉबी, दैट्स द सरप्राइजिंग हॉबी, बट आई कैन टेल यू there's no exhilaration bigger than understanding deeply a concept of physics or maths. I will people will laugh at my hobby, but that's my hobby, and my book is in that field. So it's nothing to do with my job. It's nothing to do with government. It's nothing to do with this. It's a funny thing called physics. अमेजिंग असीम जी, आप मतलब सही मायने में ये प्रूव कर रहे हैं कि अगर हम अपनी क्षमता के अनुसार काम करें तो हम अपने आप को भी अचंभित कर सकते हैं. फिजिक्स एंड मैथ्स आफ्टर सच अ tedious routine is like amazing. But I can tell you one thing: if you fall in love with this, if you fall in love with physics, you just cannot get it over with. अपने आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे रेडियंट स्टार्स जो दे आर eagerly awaiting for you to ask questions, मैं उनके लिए ओपन करती हूँ ये फोरम. तृप्ति, नारायण नारायण. मैं आप सभी के चरणों में मेरा शत शत नमन. मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा ये सवाल है, जैसे अभी साइंस और स्पिरिचुअलिटी हैंड इन हैंड चल रहा है. अभी हम साइंस है तो हम आज स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हैं. इस तरीके से जैसे मैं IT एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं अपने IT लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को मैं कैसे बैलेंस करूँ, क्योंकि हमें IT में बोला जाता है आप रिश्ते नहीं बना सकते हैं. और जब से मैं साधना से जुड़ी हूँ, मैं एकदम हर दिन अपने वाणी विचार व्यवहार पे काम कर रही हूँ. और अगर मैं आगे मेरा जॉब मुझसे कभी कुछ ऐसे काम करवाते हैं जो पोजीशन में हम हैं, हमें वो बोला जाता है कि आप उनके लिए ये करो, आप उनका ध्यान रखो या उनके ऊपर नजर रखो या उनके काम पे नजर रखो. अगर वो नहीं करते हैं तो आप अपनी आवाज तेज करो. और मैं अगर वाणी विचार व्यवहार कर रही हूँ तो मैं अपनी वाणी तेज नहीं कर सकती हूँ, या मैं किसी और से ये डिस्कस करती हूँ तो वो निंदा की श्रेणी में आ जाता है, जो मैं करना नहीं चाहती हूँ. तो मैं अपने IT लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को मैं कैसे बैलेंस करूँ, ये मेरा सवाल. बेटा, इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि दीदी ज्यादा अच्छा दे सकती है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब भी हम काम करते हैं, तुम कोई भी फील्ड में हो, जैसे बेटा तुम IT फील्ड में हो, मैं गवर्नमेंट फील्ड में हो, कोई किसी फील्ड में हो, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जिसमें तुम थोड़े से अपने आप को मतलब कंफ्यूज समझोगे कि क्या करना चाहिए. ये किया तो निंदा के पात्र है, ये नहीं किया तो शायद आपका जो पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ है उसको फर्क पड़ेगा क्या. तो देखो, ये प्रश्न आएंगे, और ये प्रश्न आ रहे हैं, इसका एक अच्छी चीज है कि जो दीदी ने कहा ना कि एक अदृश्य शक्ति होती है, वो शायद आपको ग्रो करने का चांस दे रही है. जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो आप जो रिएक्शन करते हो, जो भी आप कुछ तो डिसीजन लोगे, कई बार आप डिसीजन सोच समझ के लोगे, कभी आप नीजक रिएक्शन करोगे, इमीडिएटली कर लोगे. कुछ डिसीजन ऐसे लोगे इसके बारे में तुम बाद में अपने आप पे शायद गुस्सा होगे. कुछ ऐसे डिसीजन लोगे कि बाद में अपने आप पे तुम थोड़ा सा गर्व महसूस करोगे कि मैंने सही किया था. ये क्वेश्चन जो आते हैं ना बेटा, ये क्वेश्चन तुमको बड़ा करने के लिए आते हैं, तुमको सिखाने के लिए आते हैं. जस्ट इमेजिन, ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता जिंदगी में तो तुम वहीं रहते जहाँ आज हो. तुम्हें वृद्धि कैसे होती, तुम्हारी समझ में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारा अनुभव मतलब क्या हुआ. तो ये क्वेश्चन से ये आ रहे हैं, तो आप सही पाथ पर है. जिसको ऐसा प्रश्न नहीं आया ना, वो शायद सही पाथ पे नहीं है. अब नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ टू सॉल्व दिस रिडल. ये बेटा बहुत पर्सनल चॉइस होती है, और इसमें गलतियां होगी. गलती पे शर्मिंदा नहीं होना. गलत इंटेंशन पे शर्मिंदा होना ही चाहिए, लेकिन गलती पे शर्मिंदा होने को कोई कारण नहीं है. मैं जनरली, जैसे मैंने कहा, मेरे दोस्त चीज है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को अलिप्त करूं, बाहर निकलूं अपने आप से, और उसको बहुत इम्पार्शियली समझो कि सिचुएशन क्या है. और इसमें एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यदि तुम कर भी रहे हो जो तुम्हारा को लगता है कि निंदा के पात्र हो, पर तुम्हें करना पड़ रहा है, तो यू शुड बी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. अपने आप को ऑनेस्टली बताना कि तुम गलत कर रहे हो.
see, you have to be harsh with yourself with intellectual honesty. Never try to brush anything under the carpet. जैसे बोलते हैं कि कभी बेटा उस चीज को कि सोचना बंद नहीं करना चाहिए। यदि तुम गलत कर रहे हो किसी भी कारण से, जो तुम सोच समझ के कर रहे हो, तो आपको बताना चाहिए कि इसमें ये गलती है, लेकिन मैं कर रही हूँ इस कारण से कर रही हूँ। Be honest with yourself, number one. And number two, again मैं academically oriented हूँ, books are the best way to teach you. Otherwise क्या होगा, यदि बुक्स नहीं पढ़ोगे ना तो तुम वही गलती करके समझोगे। तो जनरली जो किताबों का अपना दोस्त बनाना, जो भी एरिया में तुम पढ़ना चाहते हो, क्योंकि इसमें किताबें मतलब क्या, मतलब प्यूरी ह्यूमैनिटी ने, ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार इस ऐसे अनुभव से गुजर रहे हो, ऐसे लोग गुजरे हैं और उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने कुछ समझा है, उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, उन्होंने कुछ सही किया है। हर चीज तुम खुद करके समझोगे, उस खुद तो करना ही पड़ेगा, खुद से समझ भी ज्यादा आएगी। लेकिन किताबें तो मैं हमेशा एक चीज, लाइक आई विल टेल माय किड्स, आई विल टेल यू आल्सो एज माय डॉटर, प्लीज बी सराउंडेड बाय बुक्स, रीड, there's a lot of wisdom there and there's a lot of fun there, lot of exhilaration there, मजा भी है, राइट? तो किताबों से ज्ञान सीखने की कोशिश करो, बहुत फर्क पड़ता है। और जो भी करो सेल्फ कंट्रोल में करो और बी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अपने आप को कभी धोखा नहीं देना बेटा, कभी नहीं देना। बस मेरे को इससे ज्यादा नहीं पता, पर you take your own calls, take your calls, है ना? Take your calls with good intention, everything will find out well, and you will grow, I'm sure. Thank you so much. Thank you, Aseem ji. Our next radiant star, Koina. नारायण नारायण। राज दीदी और असीम सर को मेरा कोटि कोटि नमन। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डील विद फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बेटा एक तो आपकी जनरेशन के जो ये छोटे छोटे से जो एक्रोनिम्स है ना, वो मेरी बेटी मुझे सिखाते रहती है, ज्यादा याद नहीं रहते, बट फियर ऑफ मिसिंग आउट सीम्स टू बी क्वाइट ए बिग थिंग विथ योर जनरेशन, राइट? उसमें उसका मैं दो चीज बोलना चाहूंगा बेटा। पहली चीज है कि व्हाई डज दिस फियर अराइज? बिकॉज मिसिंग आउट फ्रॉम व्हाट? You think other people are achieving that at that moment and you're not able to do it, so your time is gone, you're missing the bus or whatever. Don't ever compare with others, first thing, right? You have to compare with yourself today. Tomorrow you have to be better than what you are today. Tomorrow you have to be little taller than what you are today, right? But don't ever compare with others. There are people who are more I'm telling you, there are so many more people who are more competent than me, who will achieve much more than I would do. But we are not only going to be counted by the achievement in the professional life. The overall life, I just want everybody to have a very comprehensive overall life, all dimensions of the life. So, पहली चीज है कि this fear of missing out is an illogical fear in a sense, right? It is actually kind of you are relating with others कि ऐसा कर रहा है, वो इधर आगे बढ़ गया, वो इधर आगे बढ़ गया, मैं miss out हो गई क्या? तो ठीक है. So this is in that sense little negative. It is little positive in another sense. It gives you hunger to achieve. Right? So then you go out and do more things than what otherwise you would have done because you have this fear. So there's let's say the other side of the coin. I would not like any young person, जैसे आप young लोगों को कि जाके 100 चीजें करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि I should not miss out in this, I should not miss out in this, it should be short on this. Generally, it's very difficult at your age because there are so many choices, so many things you want to do, and you see A doing this, B doing this, C doing this, and then तो पहली चीज तो बेटा कि try to pick up your own things, right? बहुत सारी चीजें हाथ में पकड़ लोगे ना तो चीजें गिरना शुरू हो जाएगी, फिर तुम उसको पकड़ने जाओगे तो दूसरी चीज हाथ से गिरेगी। तो पहले तो अपना फोकस करके just 1 or 2 things जो तुम you want to make it, तुम 100 चीज करने जाओगे ना तो, और तुम्हारी जनरेशन ऐसी है कि nobody respects the jack of all, right? क्योंकि if तुम 100 चीज करोगे और सब एवरेज करोगे तो तुम्हें कोई, तो तुमको मजा आएगा ना तुम्हारी जनरेशन तुमको रिस्पेक्ट करेगी। 2-3 चीजें करो, उसमें मास्टर होने की कोशिश करो। और यदि I'm just saying that one should read, यंग बच्चे को बोलना चाहिए, मतलब but that book everybody should read. Ayn Rand, Fountainhead, everybody should read. So you are, I'm just saying that कि क्या होता है कि don't compare with others. If the other person is more competent in certain things, like both the ladies who sang today, they sing 1,000 times better than me. I understand that, right?
people would be more competent than you in certain fields, so that's fine. You respect them, you respect them, you pick up your own field, or there's no missing out. There's never missing out. Just because you are enjoying today, or suppose you don't get one thing which you tried for other people got, you did not miss out. मैंने पहले भी बोला था कि जैसे IAS में जितने लोगों ने ट्राई किया, लाइक 10 लाख लोग ट्राई करते हैं, 100 लोगों को फ्रेंकली मिलता है. इट्स नॉट दैट कि दिस 100 आर द बेस्ट 100. नो, मे बी टॉप 1000 आर द सेम, राइट? एंड दे उन्होंने मेहनत भी उतनी ही की थी जितनी तुमने की थी, तो they did not miss out. Maybe there is better thing in store for them. Heaven never falls. Heaven may come to you a little later than what is come to some other guy who might have got it today. But you just keep at it. Be a nice person and it will come to you. It's never missing out. Don't, well, it's better to be, तुमको FOMO है तो तुम थोड़े sincere हो, समझ में आ गया, right? तो ये sincerity अच्छी है, but too much of FOMO can actually kind of be a negative force also. And I said, nothing is, you have got there's another very good book, like Richard Buck, पढ़ते होगे नहीं बच्चे आजकल, मुझे पता नहीं, but Jonathan Livingston Seagull, and another thing is Illusion. These two books everybody should read. So उसमें the word thing is well, so as long as you're thinking of it, you're on it, you're on track of it. Don't be scared of losing out. There's so much to achieve there. There's so much to achieve, and you will achieve so much. It will come. Heaven doesn't ever fall. There are a lot of heavens there. We'll go and touch many. हाँ? और एक्चुअली में आखिरी में वो गालिब का वो तो है, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, है ना? बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले. हर किसी की ख्वाहिश कमी निकलती है, सबकी पूरी नहीं निकलती, लेकिन बेटा डरना नहीं. थोड़ा सा सिंसियरिटी इज फाइन, बट फियर जनरली इज नॉट. Thank you, Aseem ji. Our next student is Dr. Priyanka. Dr. Priyanka. Narayan sir, good afternoon. Narayan Didi. Sir, mostly they say to handle success is an art, but usually after achieving success, people tend to be arrogant or lazy or disrespectful. So sir, what is your take on it? How should we handle success? I think your generation asks difficult questions. Okay, okay, let me just tell you one thing. I've seen a lot of people getting all these three, and maybe I also got one of these three. It's you people have to judge. If anybody becomes arrogant after being successful, then I think he is almost pronouncing to the world that he has got more than what he deserved in his own mind. See, person, जैसे look, suppose somebody achieves something, suppose somebody becomes an IAS officer and becomes an arrogant, तो इसकी मीनिंग क्या हुई? इसकी तो मेरे को तो ये समझ में आता है कि उसको शायद उसको ऐसा लगता है कि IAS इतनी बड़ी चीज है, मैं IAS बन गया तो मैं एरोगेंट होने के लायक हूँ. मतलब वो शायद अपने मन में कभी उसको भरोसा नहीं था कि मैं IAS बनने के लायक हूँ. तो he achieved more than, so he is giving more value to being an IAS officer than to being a good person. So arrogance actually is one of the what do you say? It's a pronouncement to the world that you have achieved more than what you thought, and that's the end of it. That is why it becomes the end of it. If you want to continue to, success is also a journey. See, not all just because you become an IAS officer doesn't mean that you have succeeded in finality and then everything is fine. No, it's just another, this one milestone you have achieved, but you have to grow, and you cannot grow if you remain arrogant. So, और laziness जनरली अगेन, यदि मान लो आप कुछ अचीव करने के बाद लेजी हो गए, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपको इसके आगे अचीव करने का कोई वो नहीं रहा. तो जस्ट सोचो कितने आप अनलकी हो कि आप इससे ज्यादा कुछ अचीव ही नहीं करना चाहते. तो आप क्या मतलब आपको लगता है आपने जिंदगी अचीव कर दिया, मेरी जिंदगी पूरी हो गई, मैं इससे और कुछ अचीव नहीं करूंगा. तो ये सब जो है ना बेटा, ये इमीडिएटली जब कोई बड़ी चीज अचीव करते हो तो इमीडिएटली मे बी आपको थोड़ा सा ये तीनों चीजें आ सकती हो, एरोगेंस और प्राइड और लेजीनेस. बट यदि तुम ग्रो करते रहना चाहते हो तो तुमको 2 मिनट में समझ में आ जाता है कि ये सबको बाजू में रख के मुझे नेक्स्ट पड़ाव तभी मिलेगा जब ये तीनों चीज को मैं ड्रॉप करूंगा. तो यदि आप ड्रॉप नहीं करोगे तो आप वहीं पे रह जाओगे जहाँ पे आप आए हो, बल्कि फिसल सकते हो.
ये 3 चीज को ड्रॉप नहीं करोगे तो तुम नेक्स्ट पड़ाव पे जाओगे, और पड़ाव का अंत नहीं है। यदि आपने कुछ अचीव कर लिया, जैसे आप आईएएस बन गए, तो आपको नेक्स्ट भी तो अचीव करना है, उसका आगे भी तो बढ़ना है। ऐसा थोड़ी हुआ कि अब अचीव कर लिया, 24 साल की उम्र में आप आईएएस बन गए, अब द लाइफ इज डन। नो, यू हैव टू कीप ऑन अचीविंग फर्दर थिंग्स। तो तभी कर पाओगे जब तुम ये तीनों को ड्रॉप करोगे। ये मुश्किल होता है। मैंने इस तरीके के काफी लोग देखे हैं जो एक पड़ाव हासिल करने के बाद ये तीनों में से किसी चीज में आ जाते हैं, फिर मैंने उनका उतराव भी देखा है, मैंने उनका फिर घसरन भी देखी है। तो जो भी स्मार्ट होगा वो तीनों को नहीं आएगा। और दूसरी चीज, एरोगेंस के बारे में एक चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ वो चीज को, क्योंकि मेरे को अपने बारे में लगती है। मैं ऐसे कितनों को जानता हूँ जो मेरे साथ एग्जाम दिए हैं, पर उनको किसी 5 नंबर 10 नंबर के कारण नहीं हो पाया, किसी भी कारण से नहीं हो पाया, पर वो मेरे से कम नहीं थे, मेरे से बिल्कुल कम नहीं थे। यदि आप एरोगेंट हो गए तो फिर आपको, मतलब फ्रैंकली आपकी समझ में कमी है। ओनली ए पर्सन हु डजंट अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपर्ली कैन ओनली बी एरोगेंट। अदरवाइज मुझे एक चीज बताइए ना, जैसे अभी दीदी भी बोल रही थी, एक अदृश्य शक्ति है, वो एक इतनी महान शक्ति है, वो पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, इसमें इतनी चीजें, उसमें एक अर्थ में एक छोटी सी जगह, उसमें एक छोटे से में आप एक कुछ बन गए और अपने आप को एरोगेंट समझ रहे हो, तो मतलब इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती है क्या? इनफैक्ट एरोगेंस इन माय पर्सनल ओपिनियन इज द मोस्ट फुलिश इमोशन वन कैन हैव। इट एक्चुअली टेल्स यू दैट कि यू आर नॉट वर्थ वेयर यू। मेरे को पर ये मैंने बहुत लोगों को देखा है बेटा, और इससे बच के रहना तीनों चीजों से। Our next radiant star, Yash. Narayan Didi, Narayan sir. Sir, I am appearing for NEET UG 2021 and I want admission in MBBS college. But my actual dream is to become an IAS and doctor both. So my question is, how you manage both your dream of being IIT as a graduate and IAS as your dream profession together? देखो बेटा, आईएएस बनने के लिए तुम्हें एक डिग्री तो चाहिए, और वो डिग्री जो है वो कोई भी हो सकती है। तो मैंने जब आईआईटी ज्वाइन किया था, तो फ्रैंकली जब तुम आईआईटी के लिए तैयारी करते हो तो तुम्हारे बैक ऑफ माइंड में आगे का फ्यूचर रहना चाहिए, और उस समय उस मोमेंट पे यू हैव टू कंसंट्रेट ओनली एंड ओनली ऑन गेटिंग इट, राइट। तो अभी तो तुमने सिर्फ और सिर्फ नीट पे जोर दो। दूसरी चीज, जब तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो तो एनीवे आईएएस की प्रिपरेशन तुम बाद में करोगे। whatever graduation you're doing, please become the best in that. Just because I want to become an IAS officer, तो मैं अपने IIT को compromise करूंगा या lightly लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि suppose कि मुझे engineer नहीं रहना है, मुझे तो IAS बनना है, that's a wrong thing. Whatever you're doing, you should be really good at it. तो जैसे तुम यदि MBBS कर रहे हो, तो जब MBBS ज्वाइन करोगे तो MBBS को compromise मत करना. You have to become a good doctor, right? That's my number one. Don't ever compromise with being good in your original stream. That's number one. Number two, हमारे बैच में भी our batch was little small, 80 IAS officers थे, उसमें 5 डॉक्टर्स थे, right? जनरली इंजीनियर्स हम 40 थे, frankly, तो डॉक्टर्स कम थे, क्योंकि डॉक्टर्स जनरली ऐसा बहुत कम होता है कि लोग मतलब आईएएस करने के बाद मतलब एमबीबीएस करने का आईएएस देना चाहते हैं, क्योंकि एक तो तुम्हारा एमबीबीएस का कोर्स भी 6 साल का होता है जनरली, एंड व्हेन यू आर डूइंग इट, वेरी फ्यू इंजीनियर्स हैव मोर ऑप्शन फ्रैंकली देन डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन टू डू व्हाटएवर एमबीए करना की क्या करना है। तो जनरली इंजीनियर्स ज्यादा देते हैं, पर डॉक्टर्स देते हैं, लॉट ऑफ डॉक्टर्स। लाइक एट दिस मोमेंट हमारे जो एसीएस हेल्थ है, जो कोरोना को संभाल रहे हैं, हमारे पब्लिक हेल्थ के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कोरोना एज ए डिसीज संभाल रहे हैं, वो डॉक्टर हैं, और उनकी कहानी तो बड़ी अलग है। वो तो आईआईटी ज्वाइन किए, 1 साल बाद आईआईटी छोड़ के फिर एमबीबीएस ज्वाइन किए, वो किए, फिर उन्होंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाए, फिर आईएएस में आए, राइट। सो दिस जर्नी हैज बीन टेकन अप बाय मेनी पीपल। डू इट, इट्स अ गुड ग्रेट जर्नी टू बी देयर, पर एट दिस मोमेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, think nothing but it, completely focus on it. When you join and try to become a doctor, become a good doctor, right? And given that, उसके बाद जब आईएएस की जो पढ़ाई है, आईएएस की पढ़ाई में मतलब
थोड़े अलग तरीके की होती है इन द सेंस कि टूवर्ड्स जब तुम बाकी चीज पढ़ रहे हो तब भी तुमको अपने आप को बाकी चीजों से इन्फॉर्म्ड रखना है, जो हैपनिंग्स है उसमें सोचना है। आईएएस की पढ़ाई में बेटा नॉलेज एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, पर नॉलेज के पीछे का जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे जब तुम मेडिकल करते रहोगे तब भी तुमको पता चलेगा कि जिनके आसपास क्या हो रहा है, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। वो इवेंट्स का इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो इवेंट्स के पीछे के ट्रेंड्स समझने हैं। तो जनरली जब तुम ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो विदाउट अफेक्टिंग मेडिकल सर्विसेज जो तुम्हारे एक ग्रुप बना सकते हो जिसमें तुम एक चर्चा करते रह सकते हो कि जो इवेंट्स हो रहे हैं इसके पीछे का क्या ट्रेंड्स हैं, एंड यू हैव टू डिबेट and discuss those events with your friends. Once you are done with MBBS, you are passed out, then you have to give yourself 1 year completely and just fight it out for IS. But repeating myself, at this moment, think only of NEET. Only of NEET. Okay? And once you join a doctor, don't compromise on your knowledge about the medical field. Right? Yes, sir. Thank you, sir. Definitely, I will do it. Asim ji, our next radiant star, Anjani. Naran, good evening. Sir, I'm Anjani Naidu from Mumbai. And firstly, I would like to thank you for your time, for educating us so beautifully. Thank you, Rajdi, for giving me this opportunity. So, sir, I aspire to be a civil service officer. Therefore, I'm studying international relations currently from Boston. So my question is, what is the one thing that has kept you determined to reach your goal? Thank you. Because you already you are doing international relations, that's a great field to be in to become an IAS officer, because it will keep you in touch with that. So your original subject also is that. What keeps you focused is basically desire. If you are quite clear that you want to become one, you will remain on the thing, right? Mm-hmm. Again, because you're doing international relations, become the boss in that, right? As I was telling also, become the boss in what you do first, right? And now, just to ensure that you don't lose any, you remain on the track towards the IS. So my suggestion would be that if you can find somebody who has gone through that path, you can ask him what are the subject he chose, what is the option he chose for IS and all, and then you be in touch with it. Frankly, what keeps you motivated is your desire. Right? So if you have enough this thing that I want to become, you will keep on it, you know? And so all the best for that. Thank you. I don't know whether I was such a determined person as you are now. I was, just because I could make it doesn't mean that I had a ideal way of, and I knew everything. Nobody knows everything, right? Especially when I was giving exam, even all this, whatever you're thinking, even I had the same questions with myself. And everybody goes through this. You are perfectly okay to have all these doubts in your mind. Just desire it enough. Hard work, desire, systematic study, you will pick it. Sure. Thank you so much. Asim ji, amazing. I still remember आपका guidance when we had met कि जब भी हॉलिडे पे जाओ 2 दिन एक्स्ट्रा लगाओ और बच्चों को वहाँ के यूनिवर्सिटीज दिखाकर आओ, सो दैट दे कैन हाई दैट गोल, उस यूनिवर्सिटी को वो गोल कर सके, दे कैन टारगेट दैट यूनिवर्सिटीज. इट्स ट्रूली अमेजिंग एंड इंस्पिरेशनल, एंड थैंक यू यहाँ पे मौजूद हमारे युवा वर्ग को इतना प्रोत्साहन और गाइडेंस देने के लिए. एंड आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, हमारे नारायण भवन में पधारे और इतनी सुंदर बातें बताई, एंड इंसाइटफुल थॉट्स एंड इंसाइटफुल थिंग्स जो एक आम नागरिक को नहीं पता होता. एज ए नॉर्मल सिटीजन, एज ए सिविलियन, हम लोग को नहीं पता है कि ब्यूरोक्रेसी हाउ डज इट वर्क. थैंक यू सो मच. आप एक कर्मवीर हैं, एंड आपको NRSP परिवार की तरफ से प्यार भरा सलाम. एंड अब प्रमिला आंटी वोट ऑफ थैंक्स देंगी. नहीं, पहले मैं वोट ऑफ थैंक्स मैं वो कह देता हूँ कि एक तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू प्लीज, एंड थैंक यू शिल्पा स्पेशली, बिकॉज यू वेर द यू गॉट दिस थिंग डन. आई एम सो हैप्पी टू बी हियर, एंड अदरवाइज यदि नहीं करते तो मुझे राजीव जी से मिलने का मौका नहीं मिलता. तो थैंक्स टू यू, एंड थैंक्स एवरीवन. इट्स सो इम्प्रेसिव.
I may not been able to solve the doubts in the minds of the youngsters who are hearing me, but I can tell you one thing. All of us had the same thing. We also went through the same thing. Self-doubt, everything is fine. सब चीज सही है. Don't worry. Just hard work, desire, and just be confident. It's a lovely period of your life when you're trying to achieve something. Sometimes the journey is more enjoyable than reaching the goal. So all the best to all the youngsters who are there. Have a great future, because your future makes my country better, and my life as a senior citizen will be better. You achieve great things for my country. Thanks everyone, and thank you Raj दीदी. आपसे मतलब मुझे पहले पर्सनली ओके पहले मिल लेना चाहिए था शायद, पर आज मुझे मौका मिला आपको सुन के, रियली में अच्छा लगा. नारायण नारायण. एक ही चीज मैं एक ही हाथ से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, तो मैं मोबाइल दूसरा आया था, तो लोग सोचेंगे कि मैं, क्योंकि आप सब लोग नमस्कार कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट पर नमस्ते सबको. धन्यवाद. थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच. हाँ प्रमिला जी, आप कुछ कहें धन्यवाद स्वरूप. इसके पहले मैं छोटी सी कविता समर्पित करना चाहूंगी असीम भाई को, कि कुछ जी रहे, कुछ मर चुके, कुछ मर के भी है जी रहे. कुछ जी रहे, कुछ मर चुके, कुछ मर के भी है जी रहे. कुछ रोज जीते रोज मरते, कुछ मर के भी है जी रहे. जिंदा रहो मरने के बाद, जिंदा रहो मरने के बाद, है नाम इसी का जिंदगी. पहुंच दो आंसू किसी के, है खुदा की बंदगी. एक में रहती मिठास, एक क्या नहीं करना, एक में रहती मिठास, कोलू में पिस जाने के बाद, और चंदन में सुगंध उसके घिस जाने के बाद. अपने लिए जी जिंदगी, ऐसा भी क्या जीना हुआ. अपने लिए जी जिंदगी, ऐसा भी क्या जीना हुआ. याद करके आंखें नम हो, याद करके आंखें नम हो, तो है मरने का मजा. याद करके आंखें नम हो, तो है मरने का मजा, तो है मरने का मजा. नारायण 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 नारायण. थैंक यू. आज के सफल सत्र के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी नारायण का, अपने गुरुदेव का, राज दीदी आपका, और माँ सरस्वती जी, अपने माता पिता का धन्यवाद, इष्ट देव, कुल देवी, पितृदेव, ऑल डिवाइन एनर्जीज का धन्यवाद दीदी, और श्री असीम जी गुप्ता और राज दीदी, आप दोनों का अति धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इस मंच की शोभा बढ़ाई और इस श्रृंखला की सशक्त नींव रखी है दीदी. हर वर्ग, स्पेशली युवा वर्ग को असीम जी ने प्रेरित और प्रोत्साहित किया है, और हम सब ने जाना कि जिस मुकाम, सक्सेस की ऊंचाई पर आप दोनों पहुंचे हैं, उसकी गरिमा को निभाने के लिए कड़ी मेहनत, सही सोच, विचार व संयम की जरूरत होती है. आप दोनों को शत शत नमन दीदी, शत शत नमन. एंड मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर मेरी लाइफ के, मेरे पार्टनर मनमोहन गोयनका को, और जूम एंड यूट्यूब पर जुड़े सभी श्रोताओं का धन्यवाद, एनआरएसपी परिवार का धन्यवाद, और एनआरएसपी एनआरएसपी टीम मेंबर्स का धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है दीदी. एंड हार्टफुल ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स टू शिल्पा for organizing this beautiful event. Lots of love and blessing, Shilpa. Yeah. For your birthday भी आ रही है 13 जुलाई को Shilpa. Lots of blessings. Always shine and smile and always be as you are, energetic, enthusiastic, full of ideas and helping hands for all of us. Thank you all for joining us. फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, नई शख्सियत की सक्सेस कहानी, उन्हीं की ज़बानी. नारायण नारायण नारायण. एक बार पुनः धन्यवाद आपका असीम भाई जी, और दोबारा भी उम्मीद करेंगे कि आप पुनः पधारेंगे हमारे इस नारायण भवन में, अपनी अच्छी अच्छी बातें हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए. थैंक यू. और वैसे भी ये कार्यक्रम पहले शेड्यूल किया गया था,
शिल्पा के जन्मदिन के अवसर पर, फिर संडे देखकर इसे प्रीपॉन कर दिया गया। नारायण। थैंक यू। स्वागत है संध्या जी आपका। दीदी मैं प्रमिला आंटी का थैंक्स बोलना चाहूंगी, और आपका कोई ऐसी सेवा सौंपे मुझे सतगुरु जिसको मैं निभा सकूं, हर मोड़ में मिले आप और मैं सर झुका सकूं। दीदी थैंक यू फॉर एवरीथिंग आई हैव, एंड आपका मोटिवेशन, और जिस तरीके से आप हर समय मुझे मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, हाँ कर लो ना बेटा, हाँ कर लो ना बेटा। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, प्रमिला जी गोयनका, यू आर द विंड बीनीथ माई विंग्स, जो मेरी सोच को हमेशा उड़ान देते हैं। आपकी प्रेजेंस मुझे शक्ति देती है और कॉन्फिडेंस देती है इस थीम को कॉन्सेप्चुअलाइज करने और एग्जीक्यूट करने के लिए। Thank you so much from the core of my heart, Auntie. Thank you so much. Thank you, beta. Thank you. Love you, Didi. Thank you. Thank you, Aseem ji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. आगे की prayers. Yes. हाँ. संध्या जी